Hello, all the students and parents. I am योगेश अग्रवाल. मैं आप सभी का एक स्पेशल वीडियो में सबका स्वागत करता हूं. मैं आज अपने इस वीडियो में आपको एक बहुत ही रेपुटेड एग्जाम जिसका नाम है एनटीएससी इस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं. स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपने एनटीएससी के एग्जाम के बारे में तो सुना ही होगा. इसकी लॉन्ग फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या एग्जाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम. एंड दिस एग्जाम इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम अप टिल स्कूल लेवल. यानी स्कूल लेवल को हम 10th क्लास तक मानते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट रेप्यूटेड एग्जाम माना जाता है. ये आप में से बहुत सारे, अब प्रॉब्लम किया है 10th में तो सभी के स्टूडेंट्स आते ही हैं. सारे के सारे बच्चे 10th क्लास तक अपना सिंपल करियर करते रहते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए स्टडी एक जैसी होती है 10th क्लास तक. लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स, इवन बहुत सारे स्टूडेंट एनटीएससी एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं जानते. अभी पिछले 1-2 सालों में थोड़ा इसकी चर्चा ज्यादा होने लगी है. ऐसा तो देखो, आईआईटी और नीट के बारे में भी पहले लोग कम जानते थे, लेकिन जैसे जैसे अब इस पढ़ाई के प्रति लोगों को समझ आ रहा है कि यही हमारी सिक्योरिटी है, स्टडी इज सिक्योरिटी, एजुकेशन एक सिक्योरिटी है, तो लोगों का पढ़ाई के प्रति अट्रैक्शन बढ़ा है. तो उसमें एनटीएससी भी एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया है. लातूर शहर में भी बहुत सारे पेरेंट्स अब इसको जानने लगे हैं. पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये एग्जाम दिया था. तो मैं आपको ना इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट कि ये एग्जाम क्यों देना चाहिए, ये भी पहले आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं. देखिए, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे कि भाई एग्जाम क्या है, ये कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फॉर्म कहाँ से भरना है, ये कब किस प्रकार का एग्जाम होता है, कितने मार्क्स का होता है, और कितनी स्टेज में होता है, तो फॉर्म कहाँ से भरना पड़ेगा. तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बारे में, सिलेबस क्या है, वो मैं सभी आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं. लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में बताना चाहता हूं. वाई एनटीएससी हमें देना ही क्यों है, क्या कारण है भाई एनटीएससी देने का. इससे कोई, हम थोड़ी ना कोई जॉब मिलने वाला है हमको एनटीएससी देके, हमारी कैरियर बनने वाला है एनटीएससी देके. लेकिन फिर भी देना क्यों जरूरी है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम क्यों बनाया गया है, और हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, हम पहले अपने लिए समझते हैं. देखिए, दुनिया में बहुत सारे काम होते हैं, सब हमारे मतलब के नहीं होते, लेकिन एनटीएससी क्या हमारे मतलब का है, हमें क्यों देना चाहिए, वो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ एक एक थोड़ी सी बातें करके. राइट. इसकी शुरुआत कैसे करें कि देखा जाए तो हमारा गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ अस, हम लोगों का गोल क्या होता है, कि क्या है. ज्यादातर लोग हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा या फिर स्टूडेंट कोई होगा तो वो ये सोचेगा मैं आईआईटीएन बनूं, नहीं तो मैं नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, मैं एमबीए करना चाहता हूं, बिजनेस एसोसिएट बनना चाहता हूं, नहीं तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूं. तो बहुत सारे बच्चों के ये कुछ ना कुछ गोल है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सबको करने के लिए हमें सबसे पहले 12th पास करना पड़ेगा. 12th पास मस्ट, और उसके बाद हम इनमें से कई सारे एग्जाम दे पाएंगे. 12th पास कर लिया, आईआईटी दे सकते हैं, नीट दे सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी शुरुआत वहीं से हो जाती है. ठीक है, एमबीए करने के लिए हमें ग्रेजुएशन करना पड़ेगा पहले, साइंटिस्ट बनने के लिए भी यहीं से शुरुआत हो जाती है, इंजीनियरिंग के थ्रू ज्यादातर साइंटिस्ट लोग बनते हैं. लेकिन मोटा मोटी देखें तो 12th के बाद ही हमें ये एग्जाम देने आएंगे. तो अब स्टूडेंट आपका है 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो अभी से क्या जरूरत है, ये एनटीएससी से कुछ होने वाला तो है नहीं, कैरियर बनने वाला तो नहीं है. तो देखिए, दो बातें हैं. ध्यान से समझ लीजिए, जिन पेरेंट्स के बच्चे अभी 9th और 10th में हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात समझना. देखिए, आपका बच्चा सपोज करते हैं 8th में है,
नाइन्थ में है, 10th में है, और वो स्कूल में आजकल देखिए, स्कूलों की मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल सभी बच्चे 90% से प्लस मार्क्स लाते हैं, 90% प्लस, ऑल स्टूडेंट्स। अब जब सभी स्टूडेंट 90% या देखो ना, आपको सबको पता होगा आपका बच्चा भी 90% ही लाएगा ज्यादातर, जैसा भी अभी चल रहा है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 90% प्लस एवं मार्क्स ला रहा है स्टूडेंट। अब आपको पता कैसे चले, हाउ, कि उसका ट्रैक ठीक है कि नहीं, इज द ट्रैक ओके, क्या उसका जो ट्रैक चल रहा है पढ़ाई लिखाई का, क्या ये ठीक है, क्या वो आज ये सब करके आईआईटी नीट सीए एमबीए साइंटिस्ट ये सब बनने के लायक हो रहा है क्या? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 12वीं के बाद पता चले अरे कुछ गड़बड़ हो गई, हो सकता है ना। आप सब समझ रहे होंगे बच्चा अच्छा चल रहा है, वो कुछ ना कुछ कंपटीशन क्वालिफाई करेगा, लेकिन क्वालिफाई ना करने वाले भी तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। क्वालिफाई करने के बारे में तो सभी लोग जा सोचते हैं क्वालिफाई करना चाहिए, और जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनका बहुत सारा सम्मान भी होता है, उनका जगह जगह बुला के उनको पार्टी दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, उनको हार पहनाए जाते हैं, स्टेज पर बुलाया जाता है, देखो इसने क्या क्या किया। लेकिन ऐसे भी तो बच्चे होते हैं जो आईआईटी नहीं कर पाते, नीट नहीं कर पाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाते, या वॉट एवर, जो जितने सारे कैरियर्स हैं वो नहीं कर पाते, एक सामान्य स्टूडेंट बन के रह जाते हैं। उनका क्या, तो उन्होंने, वो भी तो अच्छे थे, वो भी तो 90% से ऊपर मार्क्स ला रहे थे, फिर परेशानी क्या हो गई, क्या हो गया कि वो इधर आके थोड़ा सा सक्सेस उनसे दूर चली गई। तो ये ट्रैक पता करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई थर्मोमीटर नहीं है उसके लिए कि हम जैसे अपना फीवर चेक करना चाहते हैं, हमने थर्मोमीटर लगाया, चेक कर लिया कि भाई 98 है, 99 है, 100 है, 101 है, चलो दवाई खानी चाहिए। इसमें तो ऐसा कोई थर्मोमीटर नहीं है। मार्क्स हैं वो तो अच्छे आ रहे हैं, अब करें क्या? तो एनटीएससी इज ए चेक पॉइंट, एक चेक पॉइंट की तरह काम करेगा। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, आपने एनटीएससी दिया, सेलेक्टेड, पास्ड, ऐसा करता हूं मैं, चलो पास्ड, आप एनटीएससी में क्वालिफाइड हो गए, पास्ड, और सपोज आप फेल हो गए, एनटीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए, फेल। दो ही चीजें हो सकती है ना, आइदर यू विल पास इन एनटीएससी और यू विल फेल इन एनटीएससी, दो ही बातें हो सकती है। अब पास हो गए तो क्या मिलेगा आपको, दो बातें, आपको मोटिवेशन मिलेगा, वाओ हम एनटीएससी क्वालिफाई कर गए, आपको एक मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम समझते होंगे, ये एक साइंटिफिक वर्ड है, हालांकि मोटिवेशन तो समझते ही होंगे। बच्चा मोटिवेट हो जाता है, अरे वाह मैं एनटीएससी क्वालिफाई कर गया, मेरा सम्मान हो रहा है, तो फिर उस सम्मान को जारी रखने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो लोग ये कहने लगे यार तू 10वीं में तुक्के से पास हो गया था क्या, एनटीएससी ऐसी मजाक मजाक में निकाल लिया क्या, तू गलती से निकाल लिया क्या? तो वो गलती नहीं थी, मेरी एबिलिटी थी, इसको शो करने के लिए वो मोटिवेट हो गया। अब वो एनटीएससी तो क्वालिफाई हो ही गया है, अब वो आगे 11th 12th और जोश से करेगा, फिर आईआईटी और नीट में निकलने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया ही हैज द टैलेंट, उसके अंदर टैलेंट है, वो अब पास कर सकता है। तो वो अब आईआईटी की, नीट की और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की खूब सारी तैयारी करेगा, और आप एज ए पेरेंट भी आप खुश हो चुके हैं ऑलरेडी कि बच्चा हमारा अच्छा है, इसमें टैलेंट है, अब इस टैलेंट को खराब मत होने दो। तो हम पैसे की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, हम किसी बुक्स की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, कोई एजुकेशन जहां भी अच्छी मिलती होगी वहां की कोशिश करेंगे, आप भी करेंगे, बच्चा भी करेगा। मोटिवेशन मिल गया, मोमेंटम का मतलब उसको जारी रखना, जो जर्नी शुरू हो गई है, जो सफलता की जर्नी शुरू हो चुकी है एनटीएससी से, उसको जारी रखना, इसे कहते हैं मोमेंटम। तो वो मोमेंटम शुरू हो गया, सही है, राइट ट्रैक पर है बच्चा, ओके ट्रैक, टेंशन नहीं। इधर आ जाते हैं, बच्चा फेल हो गया, झटका लगेगा, झटका, अरे ये क्या हो गया, हम सोच रहे थे बच्चा अच्छा चल रहा है, उसमें अच्छा तो है, लेकिन कुछ तो भी कमी रह गई, इसका मतलब और अच्छी तैयारी करनी चाहिए, जैसा पढ़ रहे थे वैसा नहीं चलेगा, हमें और कुछ अपने अंदर चेंज लाने पड़ेंगे। हम अगर कम पढ़ रहे थे, आवर्स कम थे हमारी सिटिंग के, स्टडी के, तो फिर उसको बढ़ाने पड़ेंगे।
हम अच्छी बुक्स और खरीदनी चाहिए हमको, हम वो नहीं कर रहे हैं जिसकी जरूरत है, हम एनटीएससी नहीं करवा पा रहे। अरे प्रॉब्लम है, झटका लगा, जर्क लगा इसको, अब सपोज जर्क कहेंगे अपन, झटका लग गया, जर्क लग गया, तो नाउ वी विल स्टार्ट स्टडी, नाउ वी कैन स्टार्ट स्टडी with more determination। और ज्यादा डिटरमिन होकर, नहीं मुझे करना ही पड़ेगा। मैं एक बार तो असफल हो गया, एनटीएससी नहीं निकाल पाया या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाया, लेकिन ये 10वीं थी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर नया डिटर्मिनेशन शुरू हो गया। तो फिर आप क्या सोच रहे हो, बच्चा एनटीएससी में बैठेगा, पास होगा, बढ़िया है, नहीं पास होगा तो और अच्छा है, समय से पहले पता तो चल गया। देखो ना, कई बार हमें ऐसा होता है, कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सी दिन तो हमने बीमारी को ऐसे ही निकाल लिया, घर में ही गोली खा के। बहुत सारे गलियों में भी बहुत सारे आपके डॉक्टर मिल जाते हैं, आपके दोस्त भी 50% से ज्यादा डॉक्टर ही होते हैं। कैसे डॉक्टर, कैसे वो डॉक्टरी डिग्री नहीं वाले, बस अरे तू क्या कर, घर में जाके गरारे कर, नमक के पानी डाल के ले, ये पैरासीटामोल खा के देख कुछ दिन, ये को चलता रहता है। पता चला 2-3 महीने 4 महीने ऐसे निकाल दिए, बाद में डॉक्टर के पास गए तो पता चला अरे बीमारी तो बहुत बढ़ गई, अब उसको तो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। एक सुना होगा ना आपने, कैंसर वैंसर ऐसी बीमारियां होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में पहुंच गए। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, ये फेल हो गए तो समझ लो स्टेज 1 में ही अपने को पता चल गया भाई बीमारी है, बच्चे का ट्रैक ठीक नहीं चल रहा है, चलो फिर उसको सुधारो। आप भी अलर्ट, बच्चा भी अलर्ट, शुरू हो गए। और कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है, ये बच्चा आगे निकल जाता है क्योंकि इसको झटका लग गया पहले ही, हवा में नहीं गया वो, ये बच्चा कभी कभी हवा में भी चला जा सकता है। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ भी ध्यान रखना है, इनको और ज्यादा ध्यान रखना है, इनको भी ध्यान रखना है। लेकिन इनको एक बार मोमेंटम मिल गया है तो ये इन्होंने प्रूव किया है, रिवार्ड मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन इनको तो भाई प्रूव करना बाकी रह गया ना। तो वो कम से कम अपने आप को एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं कि अरे यार अब हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जो गलतियां हो रही हैं वो नहीं करेंगे, चल जाएगा आगे। तो एनटीएससी क्यों देना चाहिए, इस बात का आपको जवाब मिल गया, वाई एनटीएससी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके अलावा एनटीएससी क्यों करना चाहिए, इसके पीछे और भी कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं। ये तो एक इमोशनल रीजन हो गया, टेक्निकल रीजन क्या है वो देखते हैं। देखिए टेक्निकल रीजन क्या है। टेक्निकल रीजन ये है कि अगर एनटीएससी क्वालिफाई हो गए तो आपको एक तो स्कॉलरशिप मिलती है। कैसे मिलती है वो स्कॉलरशिप, अब 10th पास हो गए तो 11th 12th ये 2 सालों में 1250 रुपए पर मंथ, पर मंथ आपको एक स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई। आप ये 1250 का यूज कर सकते हो, पर मंथ मिल रही है। आप अपनी बुक्स, अपने स्कूल की फीस या फिर जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगे वो करो, पेरेंट्स पे वो बर्डन नहीं पड़ेगा आपको, समझो ना, कुछ तो मदद हो रही। और वैसे तो 1250 कुछ भी नहीं है आज के जमाने में, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स इससे कहीं ज्यादा तो ऐसे ही जेब खर्च मिल जाता है उनको, पेरेंट्स भी बहुत प्यार करते हैं। जो भी हो, ये वो अमाउंट है जो आपने विन किया है, इट मीन्स ए लॉट। इसका बहुत फर्क पड़ता है स्टूडेंट कि आपको एक सरकार से एक एक इनाम मिल रहा है, स्कॉलरशिप। ये कोई मदद के लिए बात नहीं है, ये आपका रिवार्ड है जो आपने एनटीएससी को विन किया है। अच्छा, 12th होने के बाद आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, यहां आपको मिलेंगे 2000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में खर्चे भी बढ़ जाते हैं बच्चों के, अपना अपना खर्चा कमा रहे, खर्च कर रहे। और इसके बाद अब सपोज पीएचडी करते हो या फिर और कोई हायर एजुकेशन में जाते हो तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल वो मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको ये मिलेगा। तो एनटीएससी क्वालिफाई करके क्या फायदा हुआ, ये फाइनेंशियल फायदा तो हुआ ही। एक और इम्पोर्टेंट जो फायदा हुआ जिसके बारे में आप शायद नहीं सोच पा रहे हो, मैं सोच रहा हूँ और मैं देखता हूँ उसका बहुत बड़ा फायदा होने लगा है,
सोसाइटी में एक अलग ही टाइप का उसका एक इशू चल गया है एनटीएससी का। देखिए क्या है वो, दिखा देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मिलता है एक सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा रहता है, एसेट ऑफ द नेशन। मतलब देश की धरोहर। ओह, देश की धरोहर ऐसा प्रमाण पत्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देती है, तो आप क्या समझ रहे हो, इसका कोई मीनिंग नहीं। लेकिन ये देश की धरोहर, एसेट ऑफ नेशन जो सर्टिफिकेट आपको मिला है, आपकी लाइफ चेंज करने वाला सर्टिफिकेट। इसके बाद कोई भी एग्जाम दो, किसी भी इंटरव्यू में जाओ, जब ये सर्टिफिकेट आपके आपके फाइल में होगा और एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट होगा, तो एग्जामिनर का आपकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। अरे ये स्टूडेंट अच्छा है। कोई से भी अगर 10-20 स्टूडेंट होंगे, उनमें से एक सेलेक्ट करना है ना, तो ये आपका नंबर है। एसेट ऑफ इंडिया है आप, एसेट ऑफ नेशन है आप में कुछ तो दम है। ये सिद्ध करता है ये सर्टिफिकेट। पैसा तो चलो किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, और कोई मीनिंग नहीं रखता बहुत सी बार, और कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। अमाउंट इनाम इनाम होता है हालांकि, बट ठीक है। ये तो है भाई, वो ये नहीं पूछेगा आपके वैलेट में स्कॉलरशिप के अमाउंट कितना है, उसको ये उसके सामने जाएगा, भाई एसेट ऑफ नेशन है ये, इसको खराब नहीं होना चाहिए, इसको कुछ तो भी चांस मिलना चाहिए। और हर एग्जाम में, हर इंटरव्यू में आपका नंबर पहले लगेगा। बहुत बड़ा फायदा। तो वाई एनटीएससी आपको समझ रहा है। अब इवन देखो ना, 10वीं में आपको ये मिल गया, 10वीं के बाद अब आगे 11-12 करेंगे, आपको मिल रहा है कैश प्राइज, ये सर्टिफिकेट आपके साथ है। जब आप आईआईटी में जाओगे, नीट में जाओगे, वहां पे कोई काउंसलिंग होती है, सपोज कभी ऐसा मौका आ गया कि किसको सेलेक्ट करें, 2-4 लोग हैं आईआईटी में, सबके मार्क्स एक जैसे हैं और लास्ट सीट बची है, तो इट इज यू स्टूडेंट, इट इज यू, आपको मिलेगा वो मौका, बिकॉज यू आर द एसेट ऑफ नेशन। कैसे खो देंगे वो आपको। तो ये सबसे बड़ा इसका फायदा होने वाला है एनटीएससी का। तो तो चेक पॉइंट बन गया ये आपको। अब कम से कम एक और बात समझ में आ रही है कि ये एग्जाम किसी भी तरह से आईआईटी से भी कम नहीं है। देखो आईआईटी में क्या होता है, आईआईटी की बात मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा आईआईटी से जुड़ा हूँ, मेरे बच्चे दोनों आईआईटीएन बने, तो इस वजह से मुझे आईआईटी से थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन है। तो आईआईटी में क्या है, 12-13 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, अपियर होते हैं, और उसमें से 12-13 हजार स्टूडेंट, थाउजेंड्स सेलेक्ट किए जाते हैं, सेलेक्टेड आईआईटी में। और स्टूडेंट्स एनटीएससी में देखो 15 लाख बच्चे बैठते हैं पूरे देश से, तो आईआईटी से ज्यादा ही बैठते हैं, कम नहीं बैठते। और सिर्फ 1000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ओनली 1000 गेट सेलेक्टेड। तो देखो इसमें तो भी 12-13 हजार सेलेक्ट हो रहे थे, इसमें सिर्फ 1000 बच्चे ही सेलेक्ट हो रहे हैं। इसके 2 स्टेजेस होते हैं, उसकी मैं चर्चा आगे के और कंटेंट में करने वाला हूं। लेकिन यहाँ पे यूं समझ लीजिए कि ये एग्जाम किसी भी हालत में आपको चेक करने का पॉइंट है, चेक पॉइंट, कि आप अगर एनटीएससी क्वालिफाई कर गए, तो इसका मतलब आप देश के पहले 1000 बच्चों में से हैं अपनी उम्र के। जब आपने यही सिद्ध कर दिया 10वीं के बाद ही कि आप 1000 में हैं, तो ऑब्वियसली अब आईआईटी, नीट और जो आने वाले एग्जाम्स हैं 12वीं के बाद, उसके तो बिल्कुल आप दावेदार हैं, सबसे बड़े दावेदार आप ही माने जाओगे। तो अब इसमें जो नॉर्मल पॉइंट्स जो है, हमको क्या क्या लेने चाहिए, वो मैं आपको एक एक करके बताते रहता हूँ। देखिए देखिए
अब ये इंट्रोडक्शन तो हो गया हमें क्यों देना चाहिए। तो अब देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अब आपको इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें कि आखिर ये एग्जाम कैसा होता है, क्योंकि पता तो चल गया इससे क्या होने वाला है। तो अब कैसे देना है ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात तो ये एग्जाम कब होता है, क्वेश्चन व्हेन, कब होता है ये एग्जाम। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ऐसा है, ये एग्जाम होता है हर साल फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर मंथ एवरी ईयर। हर साल नवंबर के महीने में पहला संडे जब आता है तो ये एग्जाम होता है। ये साल में अब कैसा होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हर साल की तो ये कहानी है, राइट। तो इसको सबसे बड़ी बात, हाउ टू फिल द फॉर्म, तो ये भी बहुत आसान है। आपके स्कूल प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रिंसिपल स्कूल, उनके पास ये परिपत्रक आता है गवर्नमेंट की तरफ से, सूचना आती है प्रिंसिपल को, और इसको जुलाई और अगस्त इन महीनों में, इन 2 महीनों में आपको स्कूल से भरना पड़ता है, थ्रू स्कूल। जुलाई और अगस्त के महीने में स्कूल के थ्रू प्रिंसिपल साहब के पास आएगा इसका नोटिस और परिपत्रक, तो ये आपने फॉर्म भरना है। मेरी मदद चाहिए अगर कभी कोई अड़चन आ रही है या कोई समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें क्या करें, तो मैं योगेश अग्रवाल, मेरा नंबर 8055848222। सदैव आपकी मदद के लिए तैयार रहूंगा। ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये आपको जुलाई अगस्त के महीने में भरना है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये प्रोग्राम जो है एग्जाम एनटीएससी का, इट हैपन्स इन 2 स्टेजेस, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो फेब में होती है जनरली, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, फरवरी एवरी ईयर। और ये स्टेज 1 को ना स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करवाएगी फर्स्ट स्टेज को। स्टेज 2 को, स्टेज 2 होगा मई में, मई एवरी ईयर। और इसको कंडक्ट करवाने वाली जो संस्था है आपने नाम सुना होगा, NCERT, ये पूरे देश की एक संस्था है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। यही वो संस्था है, सोसाइटी है जो अपने इंडिया में सीबीएसई का सिलेबस और एग्जाम को कंडक्ट करती है। सीबीएसई सिलेबस यही बनाती है। तो पहली स्टेज हमारे घर की स्टेज समझ लो, स्टेट गवर्नमेंट की, और दूसरी स्टेज नेशनल लेवल पे, और उसमें से सेलेक्ट होने वाले फिर स्टूडेंट बनेंगे हम, 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट, राइट। तो ऐसा इसका एक स्टेजेस का प्रोग्राम है। ये स्टेज जो है ना वो उसमें, इसमें अलग अलग टाइप के सिलेबस भी हैं, वो मैं आपको एक बार और क्लियर करता हूँ, भी मैं क्लियर करूंगा। देख लेंगे स्टेज 1 की बात पहले देख लेते हैं पूरी। देखिए स्टेज 1 में 2 पार्ट होते हैं एग्जाम पेपर के, 2 पार्ट।
एक होता है मैट, जिसे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। और इसमें आपको मालूम है, आपने कभी देखा होगा बैंक एग्जाम या दूसरे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें फिगर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या रहते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर सीरीज, टाइम डिस्टेंस, फिगर प्रॉब्लम्स, मतलब सारे ऐसे जिनका कोई सिलेबस नहीं है, ये किसी भी प्रकार के आपके माइंड का टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं, बौद्धिक चाचनी जिसे कहते हैं एक तरीके से वो होती है। इसमें तो आपका माइंड शार्प होना ही चाहिए, माइंड शार्प है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन मतलब कोई भी बोले तो अनसर्टेन, आपको जगह पे कोई पढ़ा के आपको इतना होशियार नहीं बनाएगा। इनफैक्ट ये आपको खुद से अपने माइंड को घिसना पड़ेगा, सालों साल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, तब जाके माइंड शार्प होते हैं, 2-4 दिन में होने वाला काम नहीं है। तो ये मेंटल एबिलिटी का 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। दूसरा होता है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है ना वो है सेट, जिसे कहते हैं स्कॉलस्टिक, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ना, इसमें इसमें आते हैं आपके कई सारे, मैं इसमें लिखना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा नीचे का रब कर देता हूं मैं, देखिए। इसमें एक तो मैथ्स है, दूसरा इसमें आता है साइंस, और तीसरा इसमें आता है सोशल साइंस। साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स तो मैथ्स। और सोशल साइंस के 4 पार्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये 4 पार्ट रहते हैं। तो 20 मार्क्स का मैथ्स, और ये सब मिला के 40 मार्क्स के, और ये सब मिला के 40 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स ये और 100 मार्क्स ये, टोटल 200 मार्क्स। ये होता है एग्जाम 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स है, नॉर्मली 120 मिनट का एग्जाम होता है ये सिर्फ। ये 2 पार्ट में होते हैं, तो हो जाते हैं आपके 200 मार्क्स का टोटल एग्जाम है। टाइम भी इसके लिए सफिशियंट रहता है, आप दीजिए, ये सब कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये स्टेज 1 की कहानी है। अब सिलेबस तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या है, लेकिन ये सिलेबस स्टेज 1 का जो है, ये स्टेट बोर्ड के ऊपर बेस्ड है, स्टेट बोर्ड सिलेबस। ये हालांकि अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको पढ़ने की आदत होती है, कहीं का भी पढ़ते हैं, वो एनसीईआरटी को भी कंप्लीट करते रहते हैं स्टेट। और आपको एक बात बता दूं, मैं तो एजुकेशन लाइन में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है ना, उसके जो कंटेंट जो है, अगर सब कंटेंट पढ़ लिए तो एनसीईआरटी तो बहुत पीछे रह जाता है उसके पीछे। यानी सीबीएसई के सिलेबस से कहीं ज्यादा स्टेट बोर्ड का सिलेबस है। अगर आप मैच कर लो, आपके पास अगर मैच करना हो तो 9th की बुक उठा लो, 10th की बुक उठा लो, या 8th की बुक उठा लो, 8th की उठा लो, चलो, और आप सीबीएसई की एक साइड में रखो, एक साइड में स्टेट बोर्ड की रखो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट बोर्ड सिलेबस इज बेटर देन सीबीएसई नाउ इट इज। कंटेंट ज्यादा है, बेशक बुक्स उतनी अच्छी नहीं बनी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर टीचर ठीक से उनको सबको पढ़ाएगा ना, एक्सप्लेन करेगा, तो स्टूडेंट डेफिनेटली सीबीएसई से कहीं ज्यादा पढ़ने वाला है, फॉर श्योर। तो खैर ये स्टेज 1 का पूरा है ही स्टेट बोर्ड सिलेबस के ऊपर, तो ये रिकमेंड किया जाता है आपको कि आप स्टेट बोर्ड के सिलेबस को तो कम से कम पूरा खत्म करें। हालांकि बहुत सारे कंटेंट्स कॉमन ही होते हैं, स्टेट में हो चाहे सीबीएसई में हो, लेकिन कुछ कुछ कंटेंट में डिफरेंस होता है, उसको आप देख लीजिए इसमें। राइट, नाउ स्टेज 2। स्टेज 2 में भी यही कहानी है, यही सब आएगा, लेकिन
उसका जो सिलेबस है, अब मैं स्टेज 2 की बात करूं तो देखो स्टेज 2 और ये स्टेट बोर्ड पर अब बेस्ड नहीं है, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी मतलब क्या? सीबीएसई, वो सिलेबस इसके अंदर आने वाला है। इसके भी दो पार्ट हैं, मेंटल एबिलिटी, सेट, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 200 मार्क्स का स्टेज 1, 200 मार्क्स का स्टेज 2, और उसके बाद आपको अवार्ड होगा ये स्कॉलरशिप, और आपको अच्छे से इसको क्वालिफाई करना है। अच्छा, देखने में ऐसा लग रहा होगा स्टूडेंट आपको कि ये तो कोई ज्यादा है या कुछ प्रॉब्लम है। मेंटल एबिलिटी इज द की। देखिए 200 में से आधा तो मेंटल एबिलिटी का ही पार्ट है, और आप यकीन मानो स्टूडेंट, मेंटल एबिलिटी बिल्कुल आपको भविष्य में भी काम आएगी, क्योंकि आपको माइंड को ताकत मिल गई, ये सब सीख गए ना आप, तो आपके माइंड को एक खुराक मिल गई जैसी, कि वो अब अच्छा काम करेगा, वो सोचने की शक्ति बढ़ गई। तो जैसा एनालिटिकल उसको ताकत मिल चुकी है, इसमें भी एनालिटिकल पार्ट रहते हैं बहुत से, इसके करीब करीब 24 टॉपिक्स होते हैं अलग अलग मेंटल एबिलिटी के। तो वो सब आपने अगर सीख लिए तो आपको वैसे भी सोचने की ताकत मिल गई। बेशक वो साइंस और मैथ्स की नहीं है तो क्या हो गया, माइंड तो साइंस और मैथ्स में ही लगता है ऐसा नहीं है, बल्कि साइंस और मैथ्स से ज्यादा माइंड यहाँ लगता है, मैं तो ये कहता हूँ मेंटल एबिलिटी में। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और बाकी थोड़े से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे भी चीजें हैं जो आपको कहते हैं ना, बहुत सारे साइंस और मैथ्स पढ़ते पढ़ते बच्चे पढ़ाकू बन जाते हैं, किताब के कीड़े, किताब के कीड़े। तो उसकी जगह कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी जानो, इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी जानो। इसमें वर्ल्ड और इंडियन दोनों प्रकार की हिस्ट्री को समावेश किया गया है इसका। तो आप सब समझ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एनटीएससी का मतलब समझ लो, पूरे इंडिया में 1000 बच्चे बोले तो सोने सोने तरीके बच्चे रहेंगे वो। तो आप उसकी तरफ ट्राई करना जरूरी है। स्टेज 1 और स्टेज 2 दो स्टेज क्वालिफाई करनी है। जैसे आईआईटी में भी 2 स्टेज क्वालिफाई करनी पड़ती है, जेई मेंस, जेई एडवांस, वैसे ही इसको भी करना है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बता देता हूँ इसमें, इसी पार्ट के अंदर थोड़ा सा। अब आप समझ रहे हो कि पूरे इंडिया में तो सिर्फ 1000 ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे। नहीं, यहाँ पे अभी आपके लिए चांस है एक। क्या है वो, देखो। अगर आपने स्टेज 1 दिया, हम तो महाराष्ट्र स्टेज में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे अभी हम। महाराष्ट्र स्टेट, तो स्टेज 1 में जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ही सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, स्टेज 1 में टोटल सिलेक्शन होंगे 774, इतने बच्चे, यानी 1000 से थोड़ा सा ही कम, इतने बच्चे स्टेज 1 में क्वालिफाई होंगे। तो आपके चांसेस बन गए कि नहीं, पहले 1000 इंडिया में थे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन सभी को कम से कम सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। एसेट ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट तो मिलने ही वाला है, आप स्टेज 1 भी क्वालिफाई हो गए तो इसलिए कम से कम सर्टिफिकेट, आपकी स्कॉलरशिप का कैश प्राइज मिले ना मिले, सर्टिफिकेट मिल गया तो वही ज्यादातर काम आने वाला है, तो उसकी ट्राई क्यों ना किए जाए। अब तो आसान हो गया आपके लिए, पूरे महाराष्ट्र से 774 बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं। और आपका चांस अभी ज्यादा यूं भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं देते ये, उनको पता भी नहीं चलता, इंपॉर्टेंट भी नहीं लगता उनको, लगता है साइंस और मैथ्स तो बहुत कम है, इसमें ज्यादा नहीं है। ये देखो ना, 20 मार्क्स का मैथ्स और 40 मार्क्स का साइंस, 60 है, 200 में से सिर्फ 60 मार्क्स का ही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आने वाले जितने भी एग्जाम है उनमें एक पेपर मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो देख के एग्जामिनर खुश होने वाला है, साइकोलॉजिकली प्रेशर मिल रहा है, तो वो करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं कुछ आपको लिए लिखा था इसमें, तो मैं वो एक बार और देख लेता हूँ। एक तो सभी चीजें कवर हो गई हैं, इसमें कुछ भी बचा नहीं है ऐसा। आपको आपको जब ये वीडियो देखोगे तो उसमें कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आए तो मुझे जरूर मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कीजिए, मुझे भेजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अच्छा, अब प्रिपेयर कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो देखो ना, डिफरेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनकी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजी। कुछ बच्चे
साइंस में होशियार रहते हैं, कुछ मैथ्स में होशियार रहते हैं, कुछ का दिमाग बहुत चलता है, कुछ लोग एग्जाम में अच्छा नहीं करते लेकिन माइंड बड़ा शार्प रहता है, तो मेंटल एबिलिटी में उनकी बड़ी मदद होती है। एक स्टूडेंट जो साइंस मैथ्स में अच्छे ले रहा है लेकिन मेंटल एबिलिटी में अच्छे नहीं ले पाता, और दूसरा स्टूडेंट खेल कूद में है, इसमें उसमें है, लेकिन पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेंटल एबिलिटी में कमाल कर जाता है। तो स्ट्रेटेजी अलग अलग स्टूडेंट की बनानी पड़ती है। लातूर जैसे जैसे ये शहर में हम रहते हैं, तो इसमें काफी सारे स्टूडेंट, हमारे नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी का नाम आपने सुना होगा। तो ये नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी से रिकॉर्ड बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। पिछले साल में रिकॉर्ड बना है नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी का। 21 स्टूडेंट्स, एक ही सिंगल इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट होने का एक रिकॉर्ड है ये। 21 स्टूडेंट एक साल में स्टेज 1 को क्वालिफाई करने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट एक ही इंस्टीट्यूट के हैं। वो इंस्टीट्यूट देखिए, इंडिया में बहुत सारे जैसे एलएन, आकाश, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन पूरे इंडिया में मिला के उनकी कम से कम 50-100 ब्रांचेज होती है। तो उन सब में मिला के इससे नंबर ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ही शहर से एक बार में निकलने वाले सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही है, ये रिकॉर्ड है। तो नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी से आप संपर्क कर सकते हैं इस बात के लिए। या वी आर हेयर एंड नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम इसमें आपका इंतजार कर रहे हैं, और एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छी प्लानिंग, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी हमारे पास है। आप आइए। अब वीडियो में कितना समय में आपसे बात कर सकता हूँ, तो ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से ठीक है। आप कभी भी नेटिजन फाउंडेशन एकेडमी आके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।